देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा था यूपी ट्रिपल एससी में, जो आपके कंप्यूटर सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें यहाँ पर मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराने वाला हूँ और ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आपके कुछ क्वेश्चन कराए थे और यहाँ पर भी आपके कुछ क्वेश्चन जो कंप्यूटर से बनते हैं वो भी यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्कशन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आज का, पहला क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। ठीक है, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को जो कहते हैं तो क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को ही कहते हैं। ठीक है, अब सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता दूं आपको सीपीयू के बारे में, तो जो सीपीयू होता है वो इनपुट इकाई द्वारा दर्ज किए गए जो इनपुट, देखिए सीपीयू, अब यहाँ पे हमारा सीपीयू होता है। ठीक है, अब देखिए सीपीयू के द्वारा ये सीपीयू है। ठीक है, अब सीपीयू इनपुट इकाई द्वारा, इसमें क्या होता है इनपुट। ठीक है, सीपीयू के अंदर इनपुट होता है, इनपुट इकाई द्वारा दर्ज किए गए डाटा निर्देशों को प्रोसेसिंग का कार्य करता है। ठीक है, डेटा को निर्देश को यूजर के अनुसार कार्य परिणाम के लिए आउटपुट इकाई को सौंप देता है सीपीयू ही हमारा। ठीक है, तो कार्य इसमें जो मेमोरी में स्टोर कर देता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। तो सीपीयू काय के रूप में जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें कि सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है तो ये वाला बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ सीपीयू और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एएलयू सीपीयू का ही भाग है तो ये भी सही है। सीपीयू में रजिस्टरों का एक सेट होता है तो ये भी सही है। और यह अर्थमेटिक अंकगणितीय ऑपरेशन करता है तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए सारे ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो गलत हो। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसमें आयोग ने गलत क्वेश्चन दिया था ये, लेकिन ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप, तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, सीपीयू का पूर्ण रूप मैंने अभी बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, और ये सारे कार्य करता है आपका इनपुट और आउटपुट को प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रिजल्ट के रूप में प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से को अपग्रेड करना होगा। तो किसे अपग्रेड करेंगे, देखिए पीसी की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए तो उसके लिए हमें सीपीयू की कार्य क्षमता यानी कि सीपीयू को अपग्रेड करना होगा। देखिए पीसी की कार्य क्षमता बेहतर बनाने के लिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। सारी जो गणनाएं होती हैं वो सीपीयू में होती हैं। ठीक है, गणनाएं काय में होती हैं, आपकी सीपीयू में होती हैं। ठीक है, सीपीयू जितनी तेज से काम करेगा पीसी की कार्य क्षमता भी उतनी अच्छी होगी। तो सीपीयू की से ही सारा कार्य इसमें होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्नलिखित में से कौन स्टोर करता है। देखिए वर्तमान की अगर बात करें तो इस समय जो डेटा प्रोग्राम को स्टोर करता है, देखिए तो वो करता है आपका प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, वर्तमान में कौन करता है, प्राइमरी मेमोरी करता है। और ये जो होती है प्राइमरी मेमोरी, ये आपकी देखिए मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। किससे करती है, अस्थायी रूप से संग्रहित करती है डेटा को। ठीक है, और ये जो होता है सीधा सीपीयू से जुड़ा होता है। ये कहाँ से जुड़ा होता है, आपका सीपीयू से जुड़ा होता है। ठीक है, इसकी देखिए इसमें सीमित भंडार क्षमता होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्यक्रम प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करना होता है। तो सीपीयू के जो कार्य हैं, अगर यहाँ पे बात करूँ
देखिए सीपीयू द्वारा उसके जो कार्य होते हैं प्राप्त करना और स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पन्न परिणाम प्रदान करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। तो क्या क्या होगा आपके, प्राप्त करना, उसके बाद आपका स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन और आपका परिणाम यानी कि उत्पादन प्रदान करना। तो ये इसके कार्य होते हैं सीपीयू के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सीपीयू को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है। तो इस कार्य को क्या कहते हैं? देखिए सीपीयू एक संदर्भ स्विच एक प्रक्रिया के धागे की स्थिति को संकेत करने की प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें बहाल किया जा सके और बाद में फिर से निष्पादन किया जा सके। तो यह सारा जो कार्य होता है वो आपका सीपीयू में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू साझा करने की अनुमति देता है। और ये जो होता है एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अनिवार्य विशेषता होती है। तो ये क्या होता है आपका? तो ये संदर्भ स्विच होता है। ठीक है, क्या होता है? संदर्भ स्विच होता है, एक प्रकार या धागे की स्थिति को संकेत करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन है आपका संदर्भ स्विच। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता? तो इसमें से कौन सा कार्य जो कंप्यूटर द्वारा निर्देशित नहीं होता? देखिए सीपीयू का काम होता है निर्देश लाना, सही है। डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना, ये भी सही है। डेटा प्रसंस्करण और संसाधन, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें निर्देश व्याख्या, ठीक है, तो ये सीपीयू का कार्य नहीं होता है। तो किसी भी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित जो कार्य होते हैं वो मैंने बता दी ये होते हैं, लेकिन निर्देश व्याख्या इसका कार्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जो सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? तो इनमें से कौन सा कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जो सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? तो कौन सा होता है? देखिए थ्रूपुट जो होता है, यहाँ पर अगर बात करूँ प्रभा, ठीक है, थ्रूपुट, तो यह एक सिस्टम समय की अवधि में कितनी इकाइयों की सूचना संसाधित कर सकता है। और ये जो होता है प्रति सेकेंड 1/10, ठीक है, प्रति सेकेंड 1/10 ऑपरेशन की संख्या को संदर्भित कर सकता है। ठीक है, लेकिन आमतौर पर बाइट्स प्रति सेकेंड में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? बाइट्स प्रति सेकेंड में। ठीक है, बाइट प्रति सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण किया जाता है वो सीपीयू द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो क्या कहलाता है? देखिए जो एक हार्डवेयर डिवाइस है तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी प्रोसेसर। ठीक है, क्या कहलाती है? प्रोसेसर। तो जो डाटा को अर्थपूर्ण में परिवर्तित करता है तो वो आपका प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, प्रोसेसर या सीपीयू भी कह देते हैं। ठीक है, प्रोसेसर या सीपीयू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहते हैं हम वो कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ठीक है, क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट यानी इनपुट डिवाइस को डेटा से लेना है और उसे स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, इसका निर्धारण कंट्रोल यूनिट ही करता है। ठीक है, तो देखिए
कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम का कार्यप्रणाली को निर्देशित करता है। तो सारा कार्य कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही होता है, जिसे CUB बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर अगर बात करूँ पोर्ट, तो यहाँ पर जो आएगा आपका यानी कि USB यूनिवर्सल पोर्ट डिजिटल कंफर्ट। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर आएगा आपका श्रेणी पोर्ट। ठीक है, यानी कि जो श्रेणी पोर्ट डिजिटल कैम कार्ड्स, बाह्य हार्ड ड्राइव तथा अन्य युक्तियाँ जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयुक्त करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने तो प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? USB यूनिवर्सल बस। ठीक है, तो USB यूनिवर्सल बस कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड ड्राइवर जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दो कंप्यूटर से उच्चतम गति से फाइल को हस्तांतरण करने में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है आपका? USB। ठीक है, USB श्रेणी। ठीक है, USB को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस भी बोलते हैं। ठीक है, USB की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से CPU का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो सिस्टम को निर्देशित करने, एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन होता है? देखिए, ये होता है सारा आपका कंट्रोल यूनिट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? CPU या CPU कंट्रोल यूनिट का उपयोग करता है। तो कौन करता है? CPU कौन सा घटक का उपयोग करता है? तो कंट्रोल यूनिट का उपयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जानते हैं? देखिए, CPU जिसका भाग करता है तो CPU कंट्रोल यूनिट सर्किटरी का प्रयोग करता है। ठीक है, किसका करता है? कंट्रोल यूनिट जो करता है, कंट्रोल यूनिट का प्रयोग करता है, जो संग्रहित प्रोग्राम को निर्देशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करती है। CPU प्रोग्रामों को निर्देशित नहीं बल्कि कंप्यूटर के अन्य भागों को निर्देशित करता है। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर में CPU के 3 घटक। तो कंप्यूटर में CPU के जो 3 घटक होते हैं वो क्या क्या होते हैं? देखिए, कंप्यूटर में CPU के जो 3 घटक होते हैं तो CPU होता क्या? देखिए, CPU की अगर बात करूं तो CPU की फुल फॉर्म होती क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको नोट कर लेना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसकी फुल फॉर्म होती है जो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, CPU को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि दिमाग कहा जाता है। सभी प्रकार के डेटा को प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है आपका CPU। ठीक है, डेटा मध्यवर्ती परिणाम निर्देशों को संग्रहित करता है, कंप्यूटर के सभी भागों के संचार में नियंत्रित करता है। CPU के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक इसमें होता है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, CPU कंट्रोल यूनिट। दूसरा होता है इसमें आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU। और तीसरी होती है इसमें आपकी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी। तो 3 घटक होते हैं कंप्यूटर के, इस चीज़ को आपको नोट करना, कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी। ठीक है, ALU क्या होता है? देखिए, ALU में जो होती है आपकी जोड़, घटा, गुणा, भाग जितने भी होते हैं सारे तरकीबी संचालन भी इसका ALU ही करता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिट क्या करता है? तो ALU से निकलने वाले परिणामों को निष्कासित या संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है आपका ALU। ठीक है, मेमोरी की बात करूं तो मेमोरी डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र होता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किस में मापा जाता है? तो किस में मापते हैं आप? मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, तो कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है। तो एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी
किस आवृत्ति मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, घड़ी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। देखिए सीपीयू की जो प्रोसेसर नाम से भी जाना जाता है सीपीयू को, और क्लॉक स्पीड इसमें क्या होती है? क्लॉक स्पीड होती है। ठीक है, क्लॉक स्पीड होती है जो सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड निष्कासित चक्रों की संख्या को मापती है, जिसे गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज से मापा जाता है। ठीक है, जो चक्कर होते हैं उसको या तो गीगाहर्ट्ज से या आपका मेगाहर्ट्ज से मापा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करते चलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू की गति किस में मापा जाता है? तो सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? देखिए अभी बताया था मैं, सीपीयू की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेस गति के करने के लिए हर्ट्ज इकाई का उपयोग किया जाता है। ये जो होता है प्रोसेसर द्वारा किसी निर्देश किए गए क्रियान्वयन में 1 सेकंड का समय लगता है, उसी गति को 1 हर्ट्ज, ठीक है, तो 1 हर्ट्ज होगी उसकी गति। तो इस प्रकार से उसको मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? ठीक है, तो कौन सा है जो इसमें सीपीयू गति को नहीं दर्शाता है? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो सीपीयू की गति की जो माप हैं, जो सीपीयू की गति की माप होती हैं, तो देखिए तो हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज में मापते हैं, हर्ट्ज में माप सकते हैं, एम फ्लॉप्स में भी माप सकते हैं, एम फ्लॉप, तो एम फ्लॉप्स में भी मापते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना, एम फ्लॉप्स में भी मापते हैं और IMPS में भी मापते हैं। ठीक है, तो हर्ट्ज भी है आपका, एम फ्लॉप्स भी है और मिप्स भी है। और बाइट्स जो होती है यहाँ पे अगर बात करूँ तो बाइट्स मेमोरी का मात्रक है। ठीक है, बाइट्स क्या है? मेमोरी का मात्रक। ठीक है, तो मेमोरी का ये मात्रक है बाइट्स। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। बाकी इन तीनों में मापते हैं सीपीयू की गति को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित यानी कि संदर्भित करती है। तो सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को कौन संदर्भित करती है? ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूँ क्लॉक की संख्या जो होती है जो संदर्भित करती है, तो वो होती है जो सीपीयू की गति को क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है। क्लॉक स्पीड को चक्र गति प्रति सेकेंड, ठीक है, साइकिल पर सेकेंड में मापा जाता है। चक्रों की संख्या सीपीयू प्रति सेकेंड निष्कासित करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। 1 प्रति सेकेंड चक्र यानी कि प्रति सेकेंड एक चक्र, प्रति सेकेंड एक चक्र को 1 हर्ट्ज, ठीक है, 1 हर्ट्ज के रूप में जाना जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यानी कि 1 गीगाहर्ट्ज में 1 अरब चक्र प्रति सेकेंड, 1 अरब चक्र प्रति सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया 3.2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाला एक सीपीयू, तो प्रति सेकंड में जो प्रति सेकंड उसकी गति होगी 3.2 बिलियन चक्र निष्कासित करता है। ठीक है, बिलियन चक्र निष्कासित करता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है क्लॉक स्पीड द्वारा। ठीक है, क्लॉक स्पीड द्वारा इसकी संख्या का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो कंप्यूटर की जो गति होती है तो उसे किस में मापते हैं? देखिए, तो इसकी गति के लिए कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में किसके द्वारा मापा जाता है? अगर यहाँ पे बात करें
तो यहाँ पे मापा जाता है MIPM के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे MIPS के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में इसको मापा जाता है। IMPS की रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की इंटीजर कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस की स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पीसी की कार्यक्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता पर, माइक्रो प्रोसेसर क्षमता पर, गति पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। तो वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें वर्तमान में, तो कंप्यूटर की जो पीढ़ी है तो वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। ठीक है, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर अभी भी विकास के चरण में है। इसकी कंप्यूटर की पीढ़ियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जगह अब जो हैं आपके ULSI, ठीक है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं, MFLOPS क्या है। तो MFLOPS क्या है, देखिए ये जो होता है, अगर इसकी बात करूं तो इसे मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म को। ठीक है, और ये जो होती है इसका प्रयोग CPU की गति मापने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग CPU की गति मापने के लिए किया जाता है। ये फ्लोटिंग पॉइंट गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर गति की माप होती है। ठीक है, इसका उपयोग CPU की गति मापने के लिए किया जाता है। साधारण कंप्यूटर के CPU या प्रोसेसर में गति जो मापते हैं वो MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो देखिए प्रोसेसर जो है, यहाँ पर अगर बात करूँ, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, तो देखिए एक पीसी की जो कार्य क्षमता होती है वो प्रोसेसर की स्पीड पर ही निर्भर करती है। जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड पर ही निर्भर करती है, और इसकी स्पीड को जो मापा जाता है वो MIPS में मापा जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेसर काय का बना होता है, तो ये सिलिकॉन का चिप का बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन चिप का ये बना होता है। प्रोसेसर क्या होता है आपका, सिलिकॉन चिप का बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन चिप का बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर ALU एवं CPU का कम्युनिकेशन होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो ALU और CPU का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। तो निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। तो किसका होता है, देखिए कोई भी अगर प्रोग्राम काउंटर यानी कि जिसे बोलते हैं PC, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर जिसे बोलते हैं PC एक रजिस्टर है जो आगे निर्देशित होने वाले प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर जिसे बोलते हैं PC। तो प्रोग्राम काउंटर जो होता है निर्देशित होने वाले मेमोरी का एक एड्रेस प्रबंधन करता है। प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन काउंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर या सीक्वेंस रजिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। तो उसे क्या कहते हैं, देखिए जो इंटरफेस जो होता है
तो डेस्कटॉप पर मौजूद टिमटिमाते तीर के रूप में जो प्रदर्शित होता है वो एलिमेंट को हम कर्सर कहते हैं। ठीक है, क्या जाता है, उसे कर्सर कहा जाता है। कर्सर एक चल संकेतक होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर इंटरफेस पर किसी भी इनपुट के लिए वर्तमान स्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर विभिन्न कुंजियों की सहायता से या माउस जैसे इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से कर्सर को इंटरफेस या एप्लीकेशन के साथ ले जाया जा सकता है। तो क्या होता है, वो आपका कर्सर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बायोस की भूमिका का वर्णन करता है। तो कौन है जो बायोस की भूमिका का वर्णन करता है? देखिए, बायोस जो होता है, अगर इसकी बात करूं तो बायोस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, बायोस की फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लेना, बेसिक इनपुट आउटपुट। ठीक है, सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो होता है एक प्रोग्राम है जो रोम में आपका निष्पादित होता है। ठीक है, एक प्रोग्राम है जो रोम में निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग हम करते हैं CAD जैसे एप्लीकेशन के लिए? देखिए, फ्लैटर होता है, फ्लैटर। तो फ्लैटर प्रिंटर की तरह, फ्लैटर प्रिंटर, ठीक है, फ्लैटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। ये भी आपका प्रिंटर की तरह होता है। ठीक है, तो प्रिंटर की तरह होता है और हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस, तो जिसका प्रयोग हम बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र और ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग मुख्यतः जो करते हैं इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र, हेड कैड बनाने के लिए, ठीक है, कैम आदि में किया जाता है। तो प्लास्टर के दो मुख्य प्रकार उपलब्ध हैं, यह ड्रम प्लास्टर और समतल प्लास्टर के रूप में होता है। ठीक है, क्या होता है, एक तो इसमें होता है आपका ड्रम प्लास्टर, ठीक है, ड्रम प्लास्टर, और एक होता है इसमें समतल प्लास्टर। ठीक है, तो इसको यहां पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के टॉपिक का। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक में तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मैं कराऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको नोट करते चलना, और ये सारे आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और ये पूछे भी गए हैं। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो ALU का पूर्ण रूप जो होता है, ALU का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसका जो कार्य होता है वो अंक गणितीय और तार्किक गणना के लिए किया जाता है। देखिए, ALU में जनरेट होने वाले रिजल्ट को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। किसमें स्टोर किया जाता है? मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल इसमें मैं कुछ आपके आगे क्वेश्चन कराऊंगा और सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन ऐसे ही कराता चलूंगा। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी क्वेरी हो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक इसमें आगे क्वेश्चनों के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।